दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपके मार्क्सवाद, अराजकतावाद, उदारवाद या फांसीवाद। तो सही उत्तर मार्क्सवाद। दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है। इसके जनक कार्ल मार्क्स हैं। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया था। मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा था और मार्क्स ने कहा है कि अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो सही उत्तर ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक थे। इन्होंने देश में समग्र क्रांति आंदोलन चलाया। इनकी पुस्तक व्हाई सोशलिज्म और टुवर्ड्स स्ट्रगल हैं। जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद के नाम पर पनप रहे सर्वाधिकारवाद की कटु आलोचना की है। तो याद रखिएगा, मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित भारतीय जयप्रकाश नारायण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया या रूसो। तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था यानी पूंजीवादी व्यवस्था के बदलाव के लिए पहली बार वैज्ञानिक आधार पर क्रांति की नींव रखी थी। एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों अगला प्रश्न, कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रसिद्ध विचारक और लेखक मैक्सी का है। दोस्तों, प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति की साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर मैक्सी ने कहा है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक साम्यवादी होते। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद के अनुसार, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य एक वर्ग संरचना है, राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर राज्य सरकार की आत्मा है। तो सही उत्तर मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। दोस्तों, मार्क्स राज्य को एक वर्ग संरचना मानता है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का है, इसलिए राज्य की समस्त शक्ति का प्रयोग यह वर्ग अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है। और इसी तथ्य के आधार पर मार्क्स राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं किससे? फ्रांस की राज्य क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से, जर्मन शास्त्रीय दर्शन से या सभी से? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। दोस्तों, मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत देखिए 1848 से 1851 के मध्य संपन्न फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह उक्ति कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है, ये किससे संबंधित है? सामाजिक समझौता सिद्धांत से, राज्य के जीवधारी सिद्धांत से, राज्य के वैधिक सिद्धांत से या राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से?
तो याद रखिएगा, राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है। ये राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित है। आधार और अधिरचना के सिद्धांत के आधार पर मार्क्सवादी राज्य को पूंजीवादी आधार पर खड़ा किया गया ऊपरी ढांचा मानते हैं और ये सर्वोच्च राजनीतिक संरचना है जिसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1948, 1949, 1950 या 1951 में। तो सही उत्तर 1948 ईस्वी, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, सितंबर 1948 में यूनेस्को भवन में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ भाग लिए और उनके द्वारा विचार विमर्श करने के बाद राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया गया। राजनीति विज्ञान विषय में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदि बिंदुओं को समाहित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की थी? ऑप्शन है मैजिनी, लॉर्ड एक्टन, कार्ल मार्क्स या लेनिन। तो सही उत्तर मैजिनी ने। दोस्तों इटली के महान देशभक्त और राजनेता मैजिनी ने एक राष्ट्र एक राज्य यानी वन नेशन वन स्टेट के सिद्धांत की घोषणा की। भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना मैजिनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से की गई थी और मैजिनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली को स्थापित करना था। तो याद रखिएगा, एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत के उद्घोषणा इटली के क्रांतिकारी नेता मैजिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है। किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? आपको बताना है। ऑप्शन है हीगल, रूसो, बेंथम या मार्क्स। तो आप जान लीजिए ये कथन मार्क्स का है। दोस्तों राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार था कि ये सदैव ही दमनकारी संस्था है क्योंकि इसके द्वारा ही शोषक वर्ग यानी पूंजीपति शोषित वर्ग यानी मजदूर का शोषण करता है और राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था के द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, मार्क्स का मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है। अगला प्रश्न है कि शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, संत थॉमस एक्विनास या फिर बेंथम। तो ये आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित हैं। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि सभी शक्तियां एक व्यक्ति अथवा किसी एक संस्था को प्रदान कर दी जाएंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता असुरक्षित हो जाएगी। इसलिए शासन के तीनों अंगों को दूसरे से स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार राज्य के गठन का आसन्न कारण क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन है शोषण, सामंतवाद, असमाधेय वर्ग संघर्ष या पूंजीवाद। तो सही उत्तर असमाधेय वर्ग संघर्ष। दोस्तों मार्क्स का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है। एंजल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति के स्वरूप के विषय में लिखा है कि ये समाज के विकास को एक निश्चित चरण की उपज है और ये इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे वर्ग अंतर्विरोध यानी संघर्ष का शिकार है जिसका कोई हल नहीं है। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म न कर दे, इसलिए प्रकट रूप से राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का ये भी निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्षों की, जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है, उपज और अभिव्यक्ति है। तो याद रखिएगा, मार्क्स के अनुसार दोस्तों आप जान लीजिए राज्य के गठन का जो कारण था वो असमाधेय वर्ग संघर्ष था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो ऑप्शन है मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, ये विचार किससे संबंधित है आपको बताना है। अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से, फांसीवादियों से या व्यक्तिवादियों से। तो आसान सा प्रश्न है, शोषण, शोषक, शोषित, शोषक, ये शब्दावली जो है मार्क्सवाद में है और राज्य के प्राचीन सिद्धांत के अनुसार ये एक सर्वहितकारी संस्था है, जैसा कि प्लेटो, अरस्तु और अन्य दार्शनिकों का विचार है। लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांत इन सब से इनकार करता है। उसकी धारणा है कि राज्य एक सर्वहितकारी समुदाय कभी नहीं हो सकता। ये सदैव ऐसा संगठन रहा है और सदैव ऐसा ही रहेगा जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्ग के ऊपर शासन करता है और उनका शोषण करता है। दोस्तों मार्क्स ने अपने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया है और एंजेल्स के अनुसार यह एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दलन के लिए एक यंत्र मात्र है, यह एक स्वाभाविक समुदाय नहीं है, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु की धारणा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग या दल? तो सही उत्तर वर्ग यानी क्लास। दोस्तों क्लास या वर्ग जो है ये मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। दोस्तों अपने इतिहास की भौतिकवादी अथवा आर्थिक व्याख्या के साथ साथ मार्क्स अपना वर्ग संघर्ष का इतिहास रखता है। यदि पहले को हम उसका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत कह सकते हैं तो दूसरे को उसका यंत्र, उसका साधन समझा जा सकता है, जिसके द्वारा ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था पर आती है। और मार्क्स इतिहास को युद्धों, राजाओं की नीतियों द्वारा समझने के स्थान पर उसे आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के लिए विरोधी वर्गों की श्रृंखला समझता है। मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र इस कथन से आरंभ होता है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका अर्थ ये है कि इतिहास के प्रत्येक प्रमुख युग में एक आर्थिक वर्ग की प्रधानता रही है और उस युग के बाद दूसरा युग आता है जिसमें उस आर्थिक वर्ग की, जिसका कि पहले युग में शोषण हुआ था, लंबे संघर्ष के बाद शासकों पर विजय पाता है। और प्रत्येक काल और प्रत्येक देश में समाज दो विरोधी वर्गों में बंटा रहा है, एक विशेषाधिकार प्राप्त उत्पादन के साधनों के स्वामियों का छोटा सा वर्ग और दूसरा श्रमिकों का बहुसंख्यक वर्ग। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इन दोनों में निरंतर संघर्ष होता रहता है। इतिहास में महान आंदोलन इसी संघर्ष का फल होते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन कैसा था? तो आप जानते हैं कि मार्क्स अपने को वैज्ञानिक समाजवादी कहता है और वो कहता है उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन काल्पनिक या यूटोपियन था। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में अपने पूर्व समाजवादी विचारकों की आलोचना करते हुए उन्हें कल्पनावादी माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और वेपर का कहना है कि उन्होंने या मार्क्स के पूर्व के समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की पर उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मार्क्स किस देश का रहने वाला था, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आप देख सकते हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस या इटली। तो सही उत्तर जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर शहर में जो है हुआ था। मार्क्स ने अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रांस और ब्रिटेन में बिताया। मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद में रूपांतरित किया। मार्क्स की शिक्षा बान और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई, जहां वह GWF हीगल के चिंतन से बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उसने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को लेते हुए और फायरबाख से भौतिकवाद को लेते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का निरूपण किया। यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति और फायरबाख से भौतिकवाद को
मार्क्स ने ग्रहण करते हुए अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है किसका? तो सही उत्तर है इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। दोस्तों, मार्क्स का मानना है कि भौतिक शक्तियां इतिहास के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। इतिहास का प्रत्येक चरण उत्पादन की भौतिक शक्तियों के स्वामित्व और उससे निर्मित संबंधों के पारस्परिक संघर्षों का लेखा जोखा है। तो याद रखिएगा, मार्क्स का मानना है कि इतिहास भौतिक शक्तियों की उपज है। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? ऑप्शन है भौतिक शक्तियाँ, सांप्रदायिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। तो सही उत्तर भौतिक शक्तियाँ, ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, मार्क्स ने हेगल का खंडन करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण पदार्थ है, न कि चेतना या विचार, और उत्पादन के साधन उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करते हैं और उत्पादन के संबंधों द्वारा ही सामाजिक घटनाओं का निरूपण होता है। तो याद रखिएगा, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण भौतिक शक्तियों के आधार पर करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा हेगल और मार्क्स ने। दोस्तों, हेगल और मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। हेगल विश्व का अध्ययन सदैव विकासवादी दृष्टिकोण से करता है। इस विकासवादी प्रक्रिया को हेगल ने डायलेक्टिकल प्रोसेस नाम दिया और इस द्वंद्ववाद शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द डायलेगो से हुई है, जिसका अर्थ वाद विवाद करना होता है, और इसके फलस्वरूप संश्लेषण यानी संवाद की उत्पत्ति होती है, जो पहले के दोनों रूपों से भिन्न होता है। मार्क्स हेगल के द्वंद्ववाद से प्रभावित था, लेकिन उसने हेगल के आदर्शवाद की उपेक्षा की और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत विकासवाद का सिद्धांत है, जिसके 3 अंग वाद, प्रतिवाद और संश्लेषण या संवाद हैं। उसका कहना है कि यदि गेहूं के दाने पर द्वंद्ववाद का अध्ययन करें तो गेहूं को जमीन में गाड़ देने पर उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा और एक अंकुरण प्रकट होगा और वह अंकुरण विकसित होकर पौधा बनेगा। उसमें गेहूं के अनेक दाने लगेंगे। यदि गेहूं का बीज वाद है तो पौधा प्रतिवाद है, जो निरंतर बढ़ता जाता है, और पौधे से नए दाने का जन्म संश्लेषण है। अगला प्रश्न है, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, सही उत्तर मार्क्स हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार विचारधारा पूंजीपति वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग पर प्रभुत्व स्थापित करने का एक साधन है। यह एक भ्रामक चेतना है जो शोषण के वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डालने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है, राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य शोषण का साधन है, या राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो सही उत्तर है, मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सेंटेंस है वो ये है कि राज्य शोषण का एक साधन है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती रही है। पूंजीवादी युग में राज्य संस्था पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य है और पूंजीपति वर्ग राज्य संस्था की सहायता से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य क्या है? तो याद रखिएगा, मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक वर्ग संरचना है, यानी क्लास स्ट्रक्चर है। दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स का राज्य सिद्धांत पाया जाता है। संक्षेप में मार्क्स और एंजेल्स के अनुसार राज्य वर्ग संघर्षों की उत्पत्ति और एक वर्ग संगठन है। ये आधारभूत आर्थिक ढांचे यानी उत्पादन के संबंधों पर उत्पादन के भौतिक साधनों के स्वामियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया ऊपरी ढांचा है। इसका उद्देश्य प्रधान वर्ग को अधीनस्थ वर्गों का शोषण करने, अपने संपत्ति की रक्षा करने और उनको चुनौती देने वाले समस्त विचारों को कुचलने का सामर्थ्य प्रदान करना है।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान सा प्रश्न है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने किया था। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल या हाब्स। तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इतिहास की भौतिक व्याख्या और दास कैपिटल में इतिहास की भौतिक व्याख्या और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किया है। अगला प्रश्न है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स क्या स्पष्ट करना चाहता था, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स जो है उत्पादन की पद्धति इतिहास की गति को निर्धारित करती है, इसको स्पष्ट करना चाहते थे। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से मार्क्स इतिहास के प्रत्येक चरण को उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर व्याख्यायित किया है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था, दास प्रथा व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था और अंत में साम्यवादी व्यवस्था, ये जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के माध्यम से इतिहास जो है मार्क्स ने इनकी व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है। 4 ऑप्शन है। परिवर्तन की मूल सच्चाई ईश्वर है, मनुष्य का विचार वास्तविक सच्चाई नहीं है, परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है या प्रकृति परिवर्तन का मार्ग है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। मार्क्सवादी समाजवाद में भौतिकवादी मान्यता को स्वीकार करते हुए परिवर्तन के मूल में पदार्थ की सत्यता को माना गया है। विकास की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुरूप पदार्थ अपने विरोधी प्रतिवाद को उत्पन्न करता है। पदार्थ जो है वाद और प्रतिवाद का संश्लेषण संवाद के रूप में हो जाता है। पुनः संवाद भी अपने आंतरिक विरोध के चलते प्रतिवाद को जन्म देता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि पदार्थ अपने सर्वोच्च स्थान को ग्रहण न कर ले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य या यद्भाव्यम। तो याद रखिएगा दोस्तों, यद्भाव्यम या लेसेज फेयर हस्तक्षेप ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। यद्भाव्यम या लेसेज फेयर की नीति का संबंध उदारवाद से है, जबकि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये मार्क्सवाद से संबंधित हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए, वर्ग चेतना की अवधारणा और क्रांति का सिद्धांत भी मार्क्सवाद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य स्थापित करना था क्या। एक जाति विहीन समाज, धर्म पर आधारित एक समाज, एक वर्ग विहीन समाज या नैतिकता पर आधारित एक समाज। तो सही उत्तर दोस्तों, मार्क्स का अनंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना था। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज स्थापित करना था। मार्क्स के अनुसार दोस्तों पूंजीवादी वर्ग सतत शोषण में संलग्न रहता है, जबकि बुर्जुआ या सर्वहारा वर्ग शोषण से मुक्ति पाना चाहता है, जो वर्ग संघर्ष का कारण बनता है। समाज में जब तक वर्ग व्यवस्था रहेगी, वर्ग संघर्ष चलता रहेगा, इसलिए समाज में शांति के लिए वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक और राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करते हैं। तो ये जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। दोस्तों ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर आधारित है। इसके प्रमुख व्याख्याकार कार्ल मार्क्स थे। ये उपागम इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास के प्रत्येक चरण में जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, वही लोग राजनीति, विचारधारा, संस्कृति और शिक्षा पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। पूंजीवादी और साम्यवादी प्रणाली में आर्थिक आधार की भिन्नता की वजह से दोनों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, मार्क्स का कौन सा विचार शास्त्रीय अंग्रेजी स्कूल से प्रभावित है या प्रेरित है। ऑप्शन है लेबर सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
दोस्तों मार्क्स के विचारों का स्रोत अनेक विचारकों से ग्रहण किए गए हैं। उन्होंने आंग्ल समाजवादियों से और अर्थशास्त्रियों से काफ़ी सीखा था। थॉमसन, हास्किंग और अन्य आंग्ल समाजवादियों का विचार था कि श्रम मूल्य का एकमात्र स्रोत है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो की देन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो याद रखिएगा ये लेनिन का कथन है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। लेनिन ने सर्वहारा की तानाशाही या अधिनायकवाद को मार्क्सवाद का सार तत्व माना है। लेनिन के अनुसार समाजवादी क्रांति से सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित होगा। ये व्यवस्था उत्पादन के प्रमुख साधनों को सामाजिक स्वामित्व में रखेगी और अपनी सारी शक्ति तथा राज्य के सब संसाधनों का प्रयोग इस तरह करेगी जिससे पूंजीवाद के अवशेषों को मिटाया जा सके। और आप जान लीजिए कि प्रतिक्रांतिकारी शक्तियों को कुचला जा सके। सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए श्रम की अनिवार्यता बनाकर प्रौद्योगिकी को इतना उन्नत किया जा सके कि श्रम की उत्पादन क्षमता को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान माना जाता है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि मार्क्सवाद को लेनिन का सर्वाधिक विशिष्ट योगदान क्या है। तो ऑप्शन है वर्ग संघर्ष, अपवर्तन, मूल्य का श्रम सिद्धांत या दल का सिद्धांत। तो सही उत्तर दल का सिद्धांत। मजदूर वर्ग को प्रशिक्षित करने, नेतृत्व करने और क्रांति वर्ग की ज्वाला को बनाए रखने के लिए लेनिन ने दल यानी पार्टी के महत्व को स्वीकार किया था। सोवियत रूस में क्रांति को सफल बनाने के लिए लेनिन ने बोल्शेविक दल का गठन किया और वर्ष 1977 में जार शाही को उखाड़ फेंका था। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा के अधिनायकत्व के दौरान उत्पादन के साधनों का प्रयोग होगा किसके लिए? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर सामाजिक अच्छाई या सामाजिक भलाई के लिए। सर्वहारा के अधिनायकत्व या संक्रांति काल के समय के दौरान ये सिद्धांत होगा, जो काम नहीं करेगा उसे खाने का अधिकार भी नहीं है। केवल वृद्ध, बालक और असमर्थ व्यक्ति बिना काम के भी भोजन पाने के अधिकारी होंगे। इस राज्य और पूंजीवादी राज्य में अंतर यह है कि इसमें वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और अपने पुस्तक स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, राज्य और क्रांति 1917 के अंतर्गत समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर करते हुए लेनिन ने लिखा है कि समाजवादी यानी सर्वहारा का अधिनायक काल, इस दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं कि प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को अपने अपने कार्य के अनुसार। लेकिन साम्यवाद में उत्पादन के साधनों के अत्यंत विकास होने के कारण व्यक्तियों के अधिकार प्रत्येक से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार इस सूत्र से निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने पेट्रेशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख किस संदर्भ में किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वर्ग संघर्ष के संबंध में। मार्क्स ने पेट्रेशियन, प्लेबियन और गिल्ड मास्टर जर्नीमैन का उल्लेख वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स द्वारा रचित पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अनुसार सभी वर्तमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये वर्ग संघर्ष विभिन्न कालों में विभिन्न वर्गों जैसे फ्रीमैन, स्लेव, पेट्रेशियन, प्लेबियन और लॉर्ड सर्व गिल्ड मास्टर जर्नीमैन के मध्य हुआ था। शोषक और शोषित के मध्य ये संघर्ष कभी दृश्य कभी अदृश्य रूप में होता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप या तो समाज का पुनर्निर्माण होता है या दोनों ही वर्गों का विनाश होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? तो ये कथन कार्ल पापर का है। दोस्तों आप जान लीजिए, पूंजीवादी वर्ग के लेखक कार्ल पापर, बर्नस्टीन, काटस्की आदि इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज में कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है। कार्ल पापर के अनुसार मार्क्सवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देगा, जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। अगला प्रश्न है, सतत क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सतत क्रांति का सिद्धांत माओ के द्वारा दिया गया है। दोस्तों सतत क्रांति या निरंतर क्रांति का सिद्धांत माओ ने दिया है। माओ के अनुसार क्रांति कोई अंतिम समाधान नहीं है, बल्कि वो केवल अभिष्ट दिशा में प्रगति का एक चरण है।
आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं हो जाएगी। इसके लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और विचारधारात्मक मोर्चों पर समाजवाद को बढ़ावा देना जरूरी होगा, जिसमें लंबा समय लगेगा। इसलिए समाजवादी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया निरंतर क्रांति की प्रक्रिया है, जिसमें कभी कोई ढील नहीं दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की भूमिका कैसी होगी? तो सही उत्तर महत्वपूर्ण होगी। माओ के अनुसार मार्क्सवादी क्रांति में कृषकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माओ किसानों को साथ लेकर मार्क्सवादी क्रांति की सफलता के लिए संघर्ष करता रहा और चीन के गांव में विद्रोही किसानों को एकजुट करते हुए उसने चीनी सोवियत रिपब्लिक की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, लोक युद्ध या पीपुल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो माओ यानी माओ त्से तुंग को। याद रखिएगा, लोक युद्ध या पीपुल्स वार का सिद्धांत माओ त्से तुंग की विशिष्ट और मौलिक संकल्पना है। इसके अंतर्गत माओ ने सेना और हथियारों की तुलना में जनता को अधिक महत्व प्रदान किया है। माओ के अनुसार युद्ध में हथियारों का अपना महत्व है, पर वे निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णय मनुष्यों द्वारा किया जाना है, जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं। लोक युद्ध को सफल बनाने के लिए वो गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध पर अधिक बल देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है? तो उत्तर है माओ। माओ के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी क्रांति हो जाने के बाद समाजवादी व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ नहीं होगी। इसके लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और विचारधारात्मक मोर्चों पर समाजवाद को बढ़ावा देना जरूरी है। इसमें लंबा समय लगेगा, इसमें शताब्दियों लग सकता है। लेनिन और स्टालिन से मतभेद प्रकट करते हुए माओ ने ये विचार व्यक्त किया कि समाजवादी व्यवस्था में भी सर्वहारा और बुर्जुआ वर्गों का संघर्ष लगातार चलता रहेगा और माओ ने जिसे निरंतर क्रांति कहा है, यह सांस्कृतिक सभ्यता के विकास के लिए चलता रहेगा। अगला प्रश्न और वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक कथन है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। ये कथन किसका है? तो ये कथन लास्की का है। दोस्तों, मार्क्स ने पूर्व में प्रचलित बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करके तर्कबद्धता उत्पन्न की। उसने न केवल एक प्रणाली के रूप में संगठित किया, बल्कि उसे एक आक्रामक सिद्धांत बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इस संदर्भ में लास्की ने कहा है कि मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।